और भी 4 डाला होता है, नॉर्मल डाला। इसके अंदर उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 35 या 32 बंदे बैठाए होंगे। सफ़र शुरू कर दिया, पीछे से लोग कलमे पढ़ रहे हैं, कोई अपनी माँ को याद कर रहा है, कोई अल्लाह को याद कर रहा है। कफ्तान से फिर उसने आगे हमें जाके बॉर्डर क्रॉस करवाया, पैदल ही क्रॉस करवाया। जैसे कि हमारे एक दफ़ा जो सा ना दिल वो फटने को आ गया था कि जब हमने वहाँ कंकाल देखे हैं या कहीं माओ के लाल वहाँ शहीद देखे हैं, उन्होंने शहीद देखेंगे जो इस मौत में आए हुए हैं। इस्तांबुल में आए थे, इस्तांबुल वहाँ पाकिस्तानी या दूसरी किसी गैर मुल्कियों की ना इतनी ज़्यादा बात। इटली पहुँच के हमने 6500 यूरो देना था। आगे भाभी दुई और सुन सैनिन içinde söylüyor sana iyi adam diyor ki senin gibi adam hiçbir zaman bütün dünyada hiç bakamadı. Ha? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूं। इस वक्त मैं अपने ही शहर गुजरांवाला में मौजूद हूं और पहलवानों के शहर गुजरांवाला में मौजूद हूं। अक्सर मुझे ये बात कहते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है क्योंकि मैं पहलवान लगता नहीं। लोग मुझसे पहला सवाल ही यही करते हैं कि राना साहब आप गुजरांवाला के हैं तो गुजरांवाला के लगते क्यों नहीं। तो आज मैं ऐसी शख्सियत को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो बिल्कुल गुजरांवाला की भी लगती हैं और पहलवान भी लगती हैं। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करेंगे। ये मेरे दोस्त हैं और इनका नाम है सयाम भट्ट। ऐसी शख्सियत के हामिल है माशाल्लाह, बहुत प्यार वाले, मोहब्बत वाले। और मेरे साथ ये तकरीबन 3 साल इस्तांबुल भी रहे, मेरे साथ ही रहे और मैं पहले आ गए, ये बाद में आए। आज हम इनसे इनका सफ़रनामा जानेंगे, किस तरह ये तुर्की गए, किन हालातों से गुज़रते हुए गए, उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो क्या मामला देखे, काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद ये तुर्की से आगे इटली जाते हुए रास्ते में कह लें कि पकड़े गए हैं, उधर से फिर दोबारा वापस आए हैं। ये सारे हालातों वाक़यात हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें बिला तख़ीर अपने मौजूद मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी लाइफ जर्नी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाएं आप सब, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत। सयाम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमारे शो पर रौनक बख्शी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे पास आने के लिए। सही, बहुत शुक्रिया आपको। आमीन। सयाम, अब आप थोड़ा सा तारुफ अपना करवाएं अपनी ज़ुबानी, आप कौन हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पाकिस्तान गुजरांवाला से हूँ। सही। और आज से 5 साल पहले तकरीबन इस्तांबुल गया था लैंगी के ज़रिए, जिस तरीके से सब जाते हैं इस्तांबुल। और अब मैं भी आकर लोगों के अंदर थोड़ा सा शऊर पैदा हुआ है कि वो लीगल तरीके से जा रहे हैं। सही। तो ठीक, उस जर्नी के अंदर पहले यानी ये रिवाज था कि पहले लोग जो उनसे ना उनको इस चीज़ के बारे में नहीं था पता। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप हमें और हमारे देखने सुनने वालों को ये बताएं कि आप के अंदर कैसे ये ख्याल आया, कैसे ये जज्बा आया कि आपको इस्तांबुल जाना चाहिए और फिर इलीगल ही क्यों? असल में ज़रा मैं थोड़ी फ्री था, घर से स्टडी करके फ्री बैठा हुआ था। तो पाकिस्तान में कोई मुझे इस तरह का कोई अच्छा काम नहीं था मेरे ताकि जो मुझे पसंद आए। 1-2 काम पे गया, मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने पापा से बात की। पापा के एक दोस्त थे जानने वाले, उन्होंने पापा को मशवरा दिया कि साहब इस्तांबुल जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छी है और बंदा मुस्तकबिल अपना बना लेता। वो जो उनसे ख्यालात जेंट वगैरह दिखाते हैं अवाम को, और जो उन्होंने अवाम को उन्होंने अपने एक सुहाना बगीचा दिखा के उन्हें बेचना होता है अपने पैसे बटोरने के लिए। सही। तो बस मैं भी वालिद साहब ने मेरे साथ आके बात की है, तो मैंने फिर वालिद साहब को कहा कि वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि हाँ बेटा तू जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं चला जाता हूँ। सही। तो फिर उसके साथ हमारी बातचीत हुई है, तो उसने बस 3 या 4 दिन के अंदर अंदर ही उसने मेरा इस्तांबुल का जो था ना पैदल का सफ़र वो शुरू करवा दिया था, बुक कर दिया। हाँ, बुक करवा दिया। तो आपकी कितने पैसों में उससे बात डन हुई? उस आज से 5 साल पहले तकरीबन मैंने 170 दिया था। 170। सही। तो मौसम कौन सा था? गर्मी का? मौसम गर्मी का था। गर्मी का था। ये आपको क्या एडवांटेज मिला? मौसम अच्छा था। मौसम अच्छा, गुलाबी मौसम के अंदर गया था। सर्दी आने में अभी 2 मंथ थे अभी थे। सही। और ये बात है 2016 की? हाँ 2016, हाँ 16 या 17 की होगी। 17 की नहीं, 16 की। 17 को आप मुझे मिले थे 2016 की बात। 16 के एंड पे थे मेरे ख्याल से। मैं भी जब गया था दिसंबर था, दिसंबर को मेरा मानना हुआ। लेकिन आप जैसे बता रहे हो गुलाबी मौसम। हाँ गुलाबी मौसम था ना, गर्मी थी ना सर्दी थी। अक्टूबर नवंबर में निकले होंगे मुझे लगता है। ठीक, मैं 3 दिसंबर को घर से निकला था। ठीक है, और आप उससे पहले गए हैं। सही। तो सयाम, उससे अगला मेरा सवाल ये है कि आप अपना थोड़ा सा सफ़रनामा आप हमें सुनाएं कि आप इधर से गुजरांवाला से लाहौर के लिए और लाहौर से। हाँ, सबसे पहले उसने मुझे यहाँ गुजरांवाला से भेजा लाहौर।
वहाँ से उसने मुझे सदाबहार के अंदर ही बैठाया। सही। तो मुझे पहले कह रहा था कि कोयटे की ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ। ट्रेन का मेरा फर्स्ट टाइम उस टाइम ना सफ़र था कोयटे का। कराची का तो मैंने किया था, मैं कोयटे का। तो मैंने कहा नहीं मुझे ट्रेन की नहीं, ऐसे करो मुझे ना बस की टिकट करवा दो सदाबहार की। सही। उसने सदाबहार की टिकटें करवाई हैं। कोयटे उतरा हूँ, कोयटे जाके उन्होंने अड्डे पे उतारा। अड्डे से आके मैं फिर एक एजेंट आया, उसने आके हमारे साथ रब्ता किया। हमारा ना उसका मेरे पास उसका नंबर आया था, मैंने उसे कॉल किया। मैंने कहा मैं इस जगह पे आ गई हूँ, जिस जगह उसने मुझे कहा था। उस जगह से आके उसने मुझे उठाया, अपने घर ले गया। वहाँ उसने बैठाया 1 घंटा 2 घंटे के बाद हमारे साथ उनसे फुल उसने ग्रुप करना था 8-9 लड़कों का। 8-9 लड़कों का ग्रुप करने के बाद उसने हमें ना आगे किसी और एजेंट को देना था। तो वो लड़कियाँ हैं वो ऑलरेडी पहले से ही गेम करके वापस आए थे। अच्छा। किसी लड़के की तीसरी गेम थी, किसी की दूसरी थी। कोई ईरान में 15 से 20 दिन उनकी जो सी जेलें वगैरह या कैंप वगैरह आप कह लें, वो उसमें जलील होकर वापस आया था। तो हमें आके उन्होंने जब अपनी कहानियाँ सुनाई तो थोड़ा सा दिल ना डोला था कि यहाँ से वापस चले जाएँ। मगर फिर नहीं, उनका कि चलें एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि घर वालों का भी गिला ना रहे कि लड़के दिल छोड़ के वापस आ गए। तो वहाँ से उसने फिर हमारी ये आगे से तफ्तान की तरफ हमारी जर्नी शुरू हुई। तफ्तान वाले बोल सही। ठीक है, आप फिर तफ्तान गए, तफ्तान से फिर आगे? तफ्तान से फिर उसने आगे हमें जाके बॉर्डर क्रॉस करवाया। पैदल ही क्रॉस करवाया। पैदल मेरे ख्याल से हम रात को कितने घंटे पैदल चलना? 12 बजे चले हैं हम रात को। और सुबह फजर की भी अजान हो गई थी मेरे ख्याल से कोई 7 बजे। हमने अपना सफ़र जो सा था ना वो ख़त्म किया। 7 से 7:30 ईरान में दाखिल हो चुके थे आप? ईरान में दाखिल हो चुके थे 7 से। सही। उधर से फिर आगे जिस जिसामत के आप, मेरा नहीं ख्याल आप डिग्गी में बैठे हो? नहीं भाई, वो उधर ये जिसामत वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं देखी जाती हाफिज़ साहब। वहाँ डाले हैं, डाले के अंदर उन्होंने एक ये जो सा 4x4 डाला होता है, नॉर्मल डाला। इसके अंदर उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 35 या 32 बंदे बैठाए होंगे। अच्छा। और एक दूसरे के ऊपर ही थे। कहीं उन्होंने टांगे डाले से नीचे लमकाई हुई थी, कहीं पीछे लमके हुए हैं। ठीक है। लड़के के ऊपर लड़का, पाँव नहीं पता चल रहा, किसी का किसी की टांग के ऊपर है, किसी का किसी की झोली के ऊपर है। तो सारे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पीछे हो रास्ता। तो मैं कहता हूँ कि कोई सी को भी कोई, वो बस मार ही जा रहे थे, ऊपर चढ़ाई जा रहे थे। और जब उन्होंने डाला फुल किया, उन्होंने देखा 30 से 35 बंदे हो गए हैं। उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। पीछे से लोग कलमे पढ़ रहे हैं, कोई अपनी माँ को याद कर रहा है, कोई अल्लाह को याद कर रहा है, कोई अपने फलाने गुनाह की माफ़ी मांग रहा है, कोई अल्लाह वैसे ही सलावत पहुँचाते हैं। उन्होंने 120 की स्पीड या 110 की स्पीड पर डाले को नहीं देखा रास्ता ठीक है ख़राब है, उन्होंने अपनी रफ्तार वही रखी है, कम नहीं किया। तो 1-2 दफ़ा तो लड़का गिरते गिरते भी हमने उन्हें पीछे से पकड़ लिया, उनकी कमीज़ को पकड़ लिया, या हमने उनकी टांगें वगैरह पकड़ ली थी कि ये नीचे ना गिर जाएं। क्योंकि जिस तरीके से वो डाला चला रहे थे, वो भी असल में अनलीगल काम कर रहे थे। तो उन्हें पता था कि पकड़े ना जाएँ। तो उनका भी यही लालच होता कि जितने कम टाइम में हमें इनकी मंजिल में ना पहुँचा दें, हमारी ये रिस्क जो सा ना वो ज़रा ख़त्म हो जाएगा। सयाम, उसके बाद आप फिर ईरान के अंदर जब निकले तो तेहरान के लिए फिर रवाना? हाँ, तेहरान के लिए रवाना हुए। तेहरान पहुंचने के बाद कारों में आपको बिठाया गया था? और तेहरान, हाँ, जब हम तेहरान पहुँचे उन्होंने हमें कारों के अंदर बिठाया। कारों के अंदर भी बिठाने का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या था। फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा था, क्योंकि पाकिस्तान तो आम रूटीन पे 5 या बहुत ही कोई दोस्त वगैरह इकट्ठे होते तो 6 लोग बैठ जाते हैं। अच्छा। मगर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कार के अंदर 16 से 17 बंदे भी बैठ सकते हैं। कार के अंदर की बात कर रहे हैं? कार के अंदर 16 से 17 बंदे भी बैठ सकते हैं। उनकी मैंने फर्स्ट टाइम तकनीक देखी थी। 2 बंदे उन्होंने फ्रंट सीट पे बैठाए हैं, 5 बंदे उन्होंने ये पैरों के बाहर ना सीट के ऊपर किए हैं। अच्छा। और नीचे जो से फुट रखने वाली जगह उसके ऊपर उन्होंने 4-5 बंदे फिट कर दिए हैं। और डिक्की के अंदर उन्होंने 3 बंदे डाल दिए। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने 3 घंटे गाड़ी की रफ्तार भी बताया? गाड़ी की रफ्तार 100 या 110 से नीचे नहीं उन्होंने गाड़ी चलानी। अगर कोई मेन सड़क आ गई है वहाँ उन्होंने आगे 70-80 की स्पीड का लेते थे। मगर जब वो देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी आसपास देखने वाला नहीं है, मोटरवे वाला या ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, क्योंकि चौकी वगैरह नहीं आएगी, वहाँ वो अपनी मर्जी की जितनी उनका दिल करता था उस रफ्तार के साथ जाते। और ज़्यादातर वो रास्ते भी यही अख्तियार करते हैं कि जहाँ ये इनको मेन रोड पे ना चलना पड़े, कच्चे रास्तों से ज़्यादातर बहुत। फिर आप उधर माको पहुँचे? हाँ, माको पहुँचने के बाद जब आपका सफ़र शुरू हुआ तो पैदल कितना चलना पड़ा आपको? माको पहुँचने पे शायद घर वालों की दुआएं थी कुछ साथ कि उन्होंने हमें पहाड़ी की तरफ लेके जाना था। जिस रात को उस रात हमारे साथ एक लड़का था, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी था, उसका मेरे हाल से 170-175 kg वज़न था। तो इस वजह से ना वो उसे ले गया, उससे पहाड़ी तो चली जानी नहीं थी, इतने वज़न के साथ कौन बंदा पहाड़ी चढ़ता है। सही। उसके बाद वो उससे रिटर्न ले आए वापस।
घर। तो इतनी देर को 3 से 4 फैमिली हमारे साथ और आ गई, वो ईरानी थी। ठीक है। उन्होंने फिर कहा जी फैमिली साथ हैं इस वजह से, और साथ ही वो जो सा लड़का था उसका जिसका 170-175 kg वजन था, उन्होंने कहा जी हाँ हम ऐसा करते हैं अब कि इससे और इन फैमिलियों के साथ ये जो उनसे 16 से 17 वहाँ लड़के थे, इन्हें एक ग्रुप के अंदर इकट्ठे करते हैं। उन्होंने मेरे हाल से 16 वो ग्रुप इकट्ठा करते करते एक दिन लगा था, एक दिन के अंदर 80-85 लड़के हो गए थे हम। तो उन्होंने हमें नॉर्मली रास्ते से ना, तो जैसे बॉर्डर के ऊपर तारें वगैरह नहीं होती, यहाँ थोड़ा सा कोई नाले टैप आया था, वहाँ उन्होंने हमें एक कश्तियों के अंदर हवा भरवाई है, वो हमें उन्होंने पार करवाया। उसके बाद हमने ना ये काने वगैरह आए थे उन्हें क्रॉस किया, उन्हें क्रॉस करके तुर्की का बॉर्डर हमने तकरीबन 2 घंटे के अंदर पार कर लिया था। उसकी इतनी टेंशन नहीं थी बनी। सही, ये तो बड़ी खुशकिस्मती वाली बात हाँ, है, मैंने 15 घंटे में किया। हाँ, लोग आए थे, लोग माको से बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज भी देख के आए थे। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा कि आगे वो कह रहे थे कि हमारे एक दफ़ा जो सा ना दिल वो फटने को आ गया था कि जब हमने वहाँ कंकाल देखे हैं या कहीं माओ के लाल वहाँ शहीद देखे हैं, उन्हें शहीद देखेंगे जो सी स्मोक में आए हुए हैं। तो उस घर से सफ़र से निकले थे, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक उनके घर वालों को भी सब्र अता जी और उनकी हालत अच्छी करे। तो बहुत ज़्यादा वो मेरे हाल से माँ बाप की ये दुआएं थी कि जो उनसे हमें उस रास्ते से उन्होंने बचा लिया और दूसरे रास्ते से लेके। सही सयाम, फिर आप उधर से आपने उधर जाके पैसे अदा किए? हाँ, फिर हमने माको में पैसे अदा किए, तो अब माको में पैसे पेमेंट होती थी। उसके बाद फिर उन्होंने हमें 3 दिन वहाँ रखा है, क्योंकि जुमे वाले दिन मैं पहुँचा हूँ तुर्की और हफ्ता इतवार होता है बैंक बंद। सोमवार वाले दिन मेरे घर वालों ने पेमेंट करवाई है, एजेंट को पेमेंट तो जुमे वाले दिन मिल गई थी, एजेंट ने सोमवार वाले दिन पेमेंट क्लियर करवाई है। उसके बाद हाफिज़ जी उन्होंने हमें बसेस वगैरह की टिकट लेके दी हैं, वो बस नाम की टिकट थी, बसेस वगैरह तो मैं कहता हूँ कि 5 साल आप भी रह के आए हैं माशाल्लाह, तो मैं भी रह गया, वहाँ की तो ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छी है। उन्होंने हमें बस वो पाकिस्तान से जो सी फेल बसें होती है ना, या उनकी नज़र में जैसे उनकी टिकटें उन्होंने ला के दे दी थी एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, तो उन्होंने हमें बैठा दिया। उसने हमें फिर हमें तकरीबन 13 या 14 घंटे के बाद इस्तांबुल उतारा था। 13-14 घंटे यार, 24 घंटे लगते हैं उधर नहीं, उसने हमें, क्योंकि हम असल में ना माको से थोड़ा सा आगे भी ट्रैवल कर चुके थे वैसे ही। अच्छा, से बदली गई थी, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था कि वहाँ मेरे हाथ से सर्च ऑपरेशन हुआ था, तो हेलीकॉप्टर वगैरह या पुलिस की गाड़ियाँ जो उनसे ना, एक हेलीकॉप्टर पुलिस की गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा गश्त कर रही थी। तो इस डर की वजह से, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा, आप भी आए हैं, आपको भी पता वहाँ ना आवाम बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी पेमेंटें हुई होती हैं, तो उन्हें भी यही डर होता है कि अगर ये पकड़ेंगे तो हमारी पेमेंटें जानी हैं। तो इस वजह से उन्होंने हमें वहाँ से ना थोड़ा सा ट्रैवल करवा दिया था। सही, तो आप उधर पहुँचे। चलें, फिर आप इस्तांबुल पहुँचे जब, तो क्या देखा आपने, कैसा नज़ारा? इस्तांबुल पहुँचे तो एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया थी, एक बहुत ही मेरे डिफरेंट लाइफ वहाँ के लोग जी रहे थे। तो ना तो एक तो ज़ुबान भी नहीं थी आती, फर्स्ट टाइम पहुँचे। और मज़े की बात ये है कि जब हम इस्तांबुल पहुँचे हैं तो मेरे पास तुर्की की करेंसी भी ख़त्म हो गई थी। अच्छा। पाकिस्तानी मेरे पास 500 रुपीज़ थे, तो भूख लगी हुई थी, मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, तो मेरा नहीं ख्याल क्या पता नहीं वो भी यूनान हो गया, क्योंकि रब्ता नहीं है उसके साथ। तो हमने वहाँ एक वो सा ब्रेड वाला आया था, हमने उससे कहा कि हमें जैसे भी हमने बोल ली, उसे समझा दिया, क्योंकि तुर्किश वगैरह तो आती नहीं थी और वो की कोई ज़ुबान हाँ, तो वो की कोई ज़ुबान नहीं होती। हमने उसे समझा दिया कि अशारों के अंदर ही, जैसे वो गूंगा समझाता रहा किसी को, तो उसने हमारी बात समझ लिया। हमने फिर उसे करेंसी जब निकाल के दिखाई गया ना, तो उसने कहा कि ये करेंसी कौन सी है। उसने इंग्लिश के अंदर हमें कहा कि ये करेंसी किस मुल्क की है। मैंने कहा जी ये करेंसी पाकिस्तान की है। वो कहता है ठीक है आप इधर रुको, मैं ये करेंसी दिखा के आया। करेंसी चेंज वहाँ आया था, मेरे ख्याल से दुकान शॉप वगैरह थी, तो वहाँ वो दिखाने के लिए गया। तो उसने कहा कि इतने लीरे बन जाएंगे या इतने बन जाएंगे। उसने आके हमें आधी ब्रेड के ऊपर ना चॉकलेट लगा के दी, और वो हमने वहाँ खाई है। और फिर उसके बाद मुसाफिर मस्जिद आपने देखी होगी, सब ना बैठ के फिर हम इंतज़ार करना शुरू कर दिया। वो जेंटों की वही गोली है कि बंदा भी आता है, 10 मिनट बाद आपके पास आया, 15 मिनट बाद आपके पास आया। हाँ नहीं आने लगा, वो तो बस पे बैठ गया, बस आने लगा आपके पास। तो वो करते करते मेरे हाल से तो हम सुबह वहाँ उतरे थे 11:30 बजे, तो हमें लेने के लिए तो कोई नहीं आया। फिर मैंने अपने चाचू के साथ रब्ता किया, मेरे चाचू मुझे 7 बजे वहाँ से देखते हैं। अच्छा, फिर आप जब इस्तांबुल पहुँचे तो उसके बाद आप क्या देखते हैं, क्या मसाइल आपको उधर सबसे पहला मसला तो हाउस इस्तांबुल जाकर रैश का आया था। अच्छा, रहाइश का मसला हो गया, क्योंकि चाचू मेरे जिस जगह काम करते थे, एक मिक की दुकान, वो जैसे ब्रेड वगैरह नहीं बनते, ब्रेड की दुकान पर वो काम करते थे, वो ना रैश अपनी देते हैं। तो मैं आया था, तो जिस सिटी के अंदर मैं इस्तांबुल में आया था, इस्तांबुल दुर्तलेमत, वहाँ पाकिस्तानी या दूसरी किसी गैर मुल्कियों की ना इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी।
तो उनकी रैशें वगैरह नहीं थी यार। तो एक तो मुझे सबसे बड़ा जो सा वहाँ जाकर मसला आया था वो मुझे आया था रैश का। सही। तो वो रैश का मसला एक चाचू के दोस्त से बहुत ही अच्छे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और बहुत ज़्यादा दे, भट्टी साहब। अच्छा, यासीन भट्टी अच्छा, साहब। अच्छा, हाँ, तो वो रैश का मसला तो मेरा उन्होंने क्लियर कर दिया। सही। उसके बाद फिर सर्दियाँ शुरू हो गई। सर्दियों के अंदर आपको पता है कि वहाँ काम वगैरह नहीं मिलता, फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो जाती हैं। और फिर कुदरती बात ये है कि जिस साल मैं गया था, मेरे हाल से आपका भी वो फर्स्ट साल ही था, उस दफ़ा बर्फबारी ने रिकॉर्ड तोड़ा था 25 साल का। बिल्कुल ऐसा, बड़ी शदीद बहुत शदीद किस्म की बर्फबारी हुई थी। और उस बर्फबारी की वजह से मेरे हाल से मुझे 4 महीने बैठ के गुजारने पड़े। और 4 महीने के बाद वो भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि चाचू के साथ जो सा काम करता था तुर्क, वो भाग गया काम छोड़ के और चाचू मुझे वहाँ ले गए। मैंने फिर चाचू के साथ ब्रेड वाली दुकान पे काम किया। तो उसकी ड्यूटी भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी। रात को उन्होंने 3 बजे उठाना, जाकर मगरिब टाइम उन्होंने हमें फ्री करना। और छुट्टी का कोई नहीं चक्कर। ईद वाले दिन भी ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं। अगर आप बीमार हो गए, उन्होंने आपको सिर्फ एक गोली देनी है। उन्हें कहना है इसे पानी के साथ खाओ, रेस्ट कोई नहीं है, इसे खा के काम पे लग जाओ। आस्ता आस्ता काम करना, मगर काम करना लाजमी है, रेस्ट नहीं है आपको उस चीज़ के अंदर। उसके बाद आपने इकमी का काम जारी रखा उधर। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई ट्विस्ट आया जहाँ से आपको रिलीफ मिला, आसानी मिली कि हाँ ट्विस्ट आया माशाल्लाह। जब आपके साथ मुलाकात हुई तो आपको पता था कि मैंने वो पुराने मालिक से काम छोड़ दिया था, बाथरूम पुराने बाथरूम से मैंने काम छोड़ा। यासीन भट्टी साहब के पास आया। उसके बाद सुरेश साहब, अनीस साहब के पास, हैशटैग अनीस के पास की, उनके साथ काम किया। उनके साथ काम करने के, वो भी उस टाइम बेकरी की काम कर रहे थे, तो उनके साथ काम किया। उनके साथ काम करने के बाद फिर आप जब यूनान की गेम करने लगे हैं तो आपने मुझे एक ऑफर की कि आप मेरे वाले काम पे आ जाओ। बिल्कुल सही। जब मैं उस काम पे गया तो मुझे असल ज़िंदगी का पता चला, नहीं ये बाहर की ज़िंदगी ऐसी है। हाँ, हमने तो सिर्फ एक कैद के अंदर ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि हमारी टाइमिंग यही होती थी। उन्होंने रात को 3 बजे उठा देना और मगर टाइम उन्होंने हमें छुट्टी देनी है। छुट्टी के बाद हमने नहाना है, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। तो वैसे ही रात हो जाती थी, कहीं जाने का मौका नहीं था मिलता, बाहर घूमने का नहीं था मिलता। ज़ुबान वगैरह वो इतनी ज़्यादा से बोलनी नहीं थी आती हैं, हमें इतनी ज़्यादा कॉपी नहीं थी कि ज़ुबान की कि हमें पता चल सके। सिर्फ काम की रूटीन के दौरान जो सी हमें ज़ुबान आती थी वही आती थी। फिर जब मैं आप वाले काम पे आया हूँ ना, उस काम पे आके मुझे पता चला कि नहीं वाकई यार ज़ुबान माशाल्लाह आकिफ फातरून जो आकिफ भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे ज़ुबान सिखाने में। उसके बाद आपने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़ुबान सिखाने में और रास्ते वगैरह दिखाने में कि इस तरीके से मैप देखना या इस तरीके से जाना। तो वो मेरे हाथ से वो वाला काम, अभी भी मैं जब इटली की गेम करने लगा था तो वही काम छोड़ के मैं इटली की गेम के लिए जाने लगा था। उसके बाद मैंने ये काम नहीं बदला। मुझे वो काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। और मुझे इस्तांबुल घूमने का मौका भी मिला। मैंने 3 साल, हाँ 2.5 साल बाद मैंने इस्तांबुल घूमना शुरू किया था जब मैं उस काम पे आया, क्योंकि मुझे एक तो बंदे को छुट्टी मिली, एक वैसे भी तबीयत खराब होती थी, अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके काम में बरकत दे। वो बंदा वैसे भी आपको काम करता था, उसके बाद दवाई वगैरह ला के देता था, आपको रेस्ट वगैरह करवाता था। वो मुझे बंदा, मेरा पात्रों वो जो सा मुझे मिला है जिसे बोस किया ना पाकिस्तान, वो मुझे बहुत अच्छा मिला। पात्रों होने के बावजूद भी दोस्ताना मैं कहता हूँ भाइयों की तरह थे साथ, उन्होंने कभी फील ही नहीं करवाया। आगे भाभी दुई और सुन Senin için ne söylüyor? Sana iyi adam diyor. Diyor ki senin gibi adam hiçbir zaman bütün dünyada hiç bakamadı. Ha? Güzel bir adam sen de. Akif abi çok güzel adamdı ama çok iyi arkadaşım. Ha, arkadaş gibi diyor. Ha? Arkadaş gibi görüyorum bana ama ben de tatlı gibi konuşuyorum da. Arkadaş gibi davranıyorsun sen Sayan Bartle Ali ile. Onun için teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim diyeceğim. Sayam sana, Ali sana teşekkür ederim söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. सही। तो फिर उसके बाद श्याम आपने घूमे फिरे आप, हालांकि आप बाय बर्थ इस्तांबुल के नहीं, लेकिन आपको गली गली याद होगी। हाँ, गली गली याद होगी, ये तो बात है। उस काम में ऐसा था कि गली गली तो याद होती क्यों नहीं थी बंदे को। सही। फिर जिंदगी के बड़े सारे मुशाहिदात में से आप गुजरे होंगे, बड़े सारे तजर्बात आपने किए होंगे रहते हुए। लाइफ का एक हिस्सा है कि बंदे के दोनों वक्त आते हैं, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। अल्लाह पाक और कुरान का भी फैसला है, फ़इन्नमा अल उसरी युसरा, इन्नमा अल उसरी युसरा। और इसका मतलब है बेशक तंगी के साथ आसानी है। और आगे कहा गया हाँ तंगी के साथ आसानी। तो तंगी भी आती है, आसानी भी आती है और मज़ा भी आता है, अल्लाह का फजल। वो एक जर्नी लाइफ की एक अलग ही मेरे ख्याल से तो बंदे को एक बहुत
एक कामयाब होने के लिए मेरे ख्याल से अगर बंदा उस जर्नी से कुछ सीखना चाहे ना तो बहुत कुछ सीख बहुत कुछ सकता है सीखता है। हमने उधर से ही सीखा है हमने, और वही वाला काम मैं इधर भी कर रहा हूँ। जी। फर्क ये है कि उधर मुफ्त करता था, इधर पैसे लेता हूँ। हाँ वो तो फिर ठीक है ना, बंदा तो ये अल्लाह का फजल है, हमने वो वाली खिदमत की, इधर उसका अजर मिल रहा है। चले अल्लाह पाक आसानी करे। उसके बाद फिर आपको कैसे ख्याल आया कि जी इटली के लिए रवाना होना है? इटली के लिए आप सब आपको पहले भी पता था कि मेरा बहुत देर से प्रोग्राम बन रहा प्रोग्राम था तो था आपका। कि मैं इटली के लिए जाऊँ। तो इतनी देर में मेरा भाई भी मेरे पास आ गया। तो उस साल हमारा प्रोग्राम बना था कि हम इटली के लिए निकलें, तो मगर फिर नहीं थी किस्मत के अंदर, कोरोना वगैरह आ गया। सही। कोरोना बहुत देर रहा, तो उसके बाद जब कोरोना की ये वबा ख़त्म हुई है, यहाँ थोड़ा सा इन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल किया तुर्की के अंदर, तो वो दोबारा गेमें शुरू हुई हैं। अब उस वही जगह पे मैं दोबारा आ गया था कि जैसे मैंने वहाँ 3 या 4 साल पहले गेम लगा के मैं तुर्की आया था, वैसे ही गेम लगा के मैं इटली के लिए जाने लगा था। सही। क्योंकि उस बंदे ने मुझे कहा था कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट यहाँ से तुर्की में आपको भी पता नहीं बनता, अनलीगल बंदा गया और तुर्की के अंदर पासपोर्ट वगैरह नहीं बनता। मैंने कहा मैं पाकिस्तान जाऊँगा, पाकिस्तान जाकर पासपोर्ट बनवाऊँगा, पासपोर्ट बनवा के फिर अपनी एक जर्नी को अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करूँगा, क्योंकि वो सारा काम दोबारा से शुरू करना पड़ना था। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, सारी दुनिया लगाती है तो हम एक रिक्स और ले लेते हैं। तो हमने वो लिया, बस किस्मत में नहीं था मेरे ख्याल से इटली जाना। तो 17 घंटे शिप चला, इस्तांबुल से हम लोड हुए थे। अच्छा, इस्तांबुल से किस जगह से? इस्तांबुल के उन्होंने तो हमें गाड़ियों के अंदर बंद किया था, वैसे रास्ते का तो कोई नहीं पता। समंदर का वो बीच वगैरह था। तो किस जगह से नहीं पता चला? नहीं पता चला क्योंकि ये जो स्कूल वैन होती है ना, इनके अंदर उन्होंने हमें खड़ा करके ले गए थे और बकरों की तरह, तो बकरों की तरह उन्होंने बंद किया। तो जाके हमारे जब उन्होंने डोर खोला ना, तो सामने सीढ़ियाँ उतर के हम नीचे गए हैं, तो वहीं आगे छोटा सा बीच था, इतना बड़ा, वो खाना वगैरह खाने की उन्होंने लोकेशन बनाई हुई थी। ठीक है, तो उधर आपको लोड किया गया? उधर उन्होंने हमें लोड किया, शिप पे हम लोड हुए हैं फजर के बाद। तो कितने पैसे आपने देने थे इटली पहुंच के? इटली पहुंच के हमने 6500 यूरो देना था। 6500 यूरो पाकिस्तानी तो ये बनता है कोई 13 लाख बन जाता है। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। अल्लाह पाक ने आपको बचा लिया और जान भी बच गई। और हाँ, जान सबसे पहले बच गया, क्योंकि जिस शिप के अंदर हम बैठे थे वो तो अभी तो पानी इतना खतरनाक नहीं था जैसे कि यूनान का पानी और इंटरनेशनल पानी है। तो उस लिहाज से शिप की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। एक इंजन तो उसका काम ही नहीं था कर रहा, और दूसरी बात यह है कि शिप 2-3 जगह से डैमेज हो गया था, क्योंकि शिप छोटा था और उसके अंदर बंदे बहुत ज़्यादा थे। 200 से ऊपर बंदे थे उस शिप के अंदर। तो हैरानगी की बात यह है कि जब उस शिप के अंदर से बंदे निकले हैं, तुर्क भी हैरान हो गए हैं कि इस शिप के अंदर उन्होंने इतने ज़्यादा बंदे डाल दिए। अल्लाह अकबर। तो आपको तो एहसानमंद होना चाहिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि उन्होंने, अगर हम यूनान के पानी में जाते हैं, इंटरनेशनल पानी के अंदर जाते तो वहाँ जाकर बहुत मसला खराब है। वहाँ तो इतनी जल्दी रेस्क्यू करने वाले भी नहीं आते हैं, ना ही बंदे को कॉल करने का इतना ज़्यादा मौका मिलता है। तो वैसे भी यूनान मेरे ख्याल से 15 मिनट और शिप चल रहा था, यूनान के पानी के अंदर हमने इन हो जाना था। फिर से हम जब उन्होंने आपको पकड़ा तो आपको वो किस जगह लेके गए? हाँ जी, वो पोर्ट टैप तक खुली एक जगह थी, वहाँ पर कोई मेरे ख्याल से रूम वगैरह भी यहाँ कोई, उन्होंने हमें किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं उन्होंने रखा, उन्होंने हमें बाहर ही बैठा दिया था एक ओपन एरिया के अंदर। सही। ओपन एरिया के अंदर उन्होंने हमें बैठाया। वहाँ रात को अगर लड़के थके हुए थे, हारे हुए थे, जिस्म के अंदर दर्द थी उनके, क्योंकि बहुत ही टांग हो गए बैठे हुए थे। टांग जिस साइड पे आपने एक दफ़ा अपना टांग वगैरह कर ली है, आपने जिस साइड पे पासा ले लिया उस साइड आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते जब तक अगले 3-4 लड़कों ने हिलना नहीं है। इतने बुरे हालात है। तो अब एक मुसीबत से तो निकल के आए थे, आगे दूसरी मुसीबत के अंदर आ गए। वो मुसीबत इस वजह से आई कि रात को लड़कों को अब नींद आई थी, लड़का कोई सोता था या लेटता था अपना जिस्म अपनी कमर वगैरह सीधी करने के लिए, या कईयों की टांगें इकट्ठी कर करके उनके पट्टे वगैरह जो से तो वो दर्द हो रहे थे, वो पट्टों को रिलैक्स देने के लिए अपनी टांगें सीधी करने के लिए खड़े होते थे थोड़ा सा चलने के लिए। वो फिर हमें एक मसले का ये भी सामना करना पड़ा कि वो जो सी हमारे ऊपर निगरान थी फौज की, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। क्या उन्होंने हमारे साथ साहब एक तो हमें सोने नहीं दिया, अगर कोई बंदा कहता था कि मैंने वॉशरूम जाना है या मुझे कोई मसला, उन्होंने हमें आके मारना, उसे आके थप्पड़ लगा दिए। थप्पड़ लगाने का तरीका क्या था, उन्होंने मुंह के ऊपर ही आके ना पंच मारना, मुंह के ऊपर आकर उन्होंने पंच मारना, वो आंख में लगे, नाक में लगे, या आपके किसी भी हिस्से में मुंह पे लग जाए, वो आपका मुकद्दर है। उसके बाद यहाँ उन्होंने आके अपने शूज़ आपको मारने हैं, तो वो भी
यहाँ उन्होंने आपकी आके पसलियों में बहाने हैं या वो टारगेट आपका मुंह करना है, ये दो चीज़ें उन्होंने टारगेट करनी होती थी, नाजुक जो नाजुक चीज़ें जो हैं, होती। सही। तो उधर फिर आप कितनी देर रहे उस उधर कैंप उन्होंने में? सबसे पहले तो हमें उन्होंने पोर्ट के ऊपर रखा कोई मेरे ख्याल से 2 दिन। ठीक है, फिर 2 दिन के बाद उन्होंने वहाँ से हमारी नाम वगैरह पूछी हैं, हम कहाँ के हैं, कंट्री वगैरह का पूछा। उसके बाद उन्होंने हमें फिंगरप्रिंट हमारे लिए हैं, तस्वीरें ली हैं। ये काम मुकाते मैं तो कहता था कि पाकिस्तान के इदारे बहुत ज़्यादा स्लो हैं, मगर मुझे उनका उधर ये काम देख के मुझे महसूस हुआ कि नहीं, हमारे पाकिस्तान के इदारे इस इदारे के लिहाज से बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहे हैं, सही। क्योंकि उन्होंने 200 बंदे के फिंगरप्रिंट लेने के ऊपर उन्होंने 2 दिन लगा दिए थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बहुत भी स्लो काम जा रहा हो तो 1 दिन के अंदर तो काम वो कर ही देंगे, इससे पहले ही कर देंगे, पहले कर देंगे हम, नियत हो तो नियत हो तो उनकी नियत बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद खाने का बहुत ज़्यादा मसला था। हमारे बैग उन्होंने हमें दिए नहीं खाने के लिए, और अगर हम उनसे खाने की डिमांड करते थे तो वो कहते जी हम आपको खाना नहीं दे सकते, हमें पीछे से यूएन ने हमें खाना भेजेगी तो हम आपको खाना देंगे, या हमारा कोई जंदरमा वहाँ जंदरमा वाले खाना भेजेंगे तो हम खाना देंगे। मगर नेवी वाले जो उनसे तो वहाँ उनकी एक ही बात थी कि ना हम आपको खाना देंगे और ना ही आपको सोने देंगे, आपने हमारी नींद हराम की या हम आपकी नींद हराम करेंगे। सही, ज़बरदस्त। तो सयाम, अगला और आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि जब आप उधर रहे कैंप में, एक तो आप ये बताएंगे कितनी देर रहे, दूसरा ये बताएंगे कि कितनी देर बाद आप उधर रह के वापस आए, और वापस आके आपको कैसा लगा? मैंने बात तो आप सही है, कैंप के अंदर तो मैं तकरीबन 3.5 मंथ रहा हूँ। 3.5 माह? 3.5 मंथ। उसके अंदर भी 2 कैंप मैंने देखे हैं तुर्की के। अच्छा, 2 कैंप। सबसे पहले तो हमें ये चैनाकली, जिस शहर के अंदर, वो शहर का नाम ही चैनाकली था, और उस शहर के अंदर इनके जो सा कस्बा वगैरह था उसके अंदर ही एक चैनाकली नाम का कैंप था। ठीक है। हमें वहाँ ले गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने हमें तकरीबन 15 दिन के लिए करतीना लगाया। कमरा के अंदर 24 लड़के उन्होंने बंद करके दरवाजे बंद कर दिए। 15 दिन ना दरवाजे खोले हैं ना कोई चीज़ है। उसके बाद उन्होंने 15 दिन का हमारा करतीना ख़त्म हुआ है। उसके बाद उन्होंने हमें निकाला, हमारे पास एक तर्जुमान आया। तर्जुमान ने आते साल जो उनसे हमारे साथ पहली गुफ्तगू हुई है वो यही की है कि आप अपना डाटा दें या ID कार्ड दें, आप यहाँ से जा सकते हैं पाकिस्तान। अगर आप ये चीज़ें नहीं हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम आपका डाटा पाकिस्तान से मंगवा के, वो 3 मंथ को आए, 4 मंथ को आए या 5 मंथ को आए, तो आपको हम रिपोर्ट कर देंगे। वैसे उनके मुताबिक, कानून के मुताबिक सज़ा थी 1 साल। गैर मुल्की जब पकड़ा जाता ना कोई, तो उसके मुताबिक उनकी सज़ा थी 1 साल। मगर कैंप के अंदर 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर बंदे का अगर डाटा पाकिस्तान से नहीं था तो उसे वहाँ सर्विस दे दी जाती थी। ठीक है। मगर इस दफ़ा जब हमारे शायद मुकद्दर हालात थे तो यहाँ जब कानून चेंज हो गया, असल में हमने आना था हमारी तरफ, हमारी दफ़ा कानून चेंज हो गया, तो उन्होंने हमें कहा चलो जी 3 मंथ के अंदर अगर डाटा नहीं आता पाकिस्तान से तो ये हमें सर्विस वगैरह दे देंगे, छोड़ देंगे, इस्तांबुल भेज देंगे दोबारा। तो हम इसी लालच के ऊपर वहाँ बैठ के, लालच नहीं, ये बंदे के एक आसी होती है बंदे के, क्योंकि एक बंदा उम्मीदें लेके आता है पाकिस्तान से, अपना घर छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के इतनी दूर बंदा आया, तो अपने घर वालों के लिए आया, उनके लिए कुछ करने के लिए आया। बंदे के दिल के अंदर होता है कि मैं कुछ बन के जाऊँ वापस। सही। तो सारे लड़के वहाँ बैठ गए हैं इंतज़ार के लिए। तो मगर जब 3 मंथ गुजरे हैं तो 3 मंथ के बाद उन्होंने हमारा कैंप चेंज कर दिया। हमें पहले ये था कि क्योंकि पहले हमसे जो उनसे लड़के थे उनका कैंप चेंज हुआ है, वो कैंप चेंज करके दूसरे कैंप पे जाते थे, वहाँ से जाकर उन्हें 1 हफ़्ते के अंदर या 1.5 हफ़्ते के अंदर सर्विस मिल जाती थी। मगर जब हमें भी यही था कि हमारा अब कैंप चेंज कर रहे हैं, हमें भी 1 हफ़्ते के अंदर या 1.5 हफ़्ते के अंदर सर्विस मिल जाएगी, मगर ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमारी इनके साथ 3-4 दफ़ा बहस हुई है, हमें खाना अच्छा नहीं था मिलता, बहुत ही कम मिकदार के अंदर खाना दिया जाता था। हत्ता कि UN ने बहुत ज़्यादा पैसा भेजती थी खाने के लिए, और बहुत अच्छे खाने के लिए पैसे भेज दिए, मगर हमारे ऊपर वो हमारे पैसे लगाए नहीं थे जाते। सही, ये एक वाकई मसला रहा है और ये चीज़ें सुनने में आती हैं। अच्छा, उसके बाद सयाम जब आप वापस आए हैं तो वापस आके आपको कैसा लगा? वापस तो आके खैर अपने मुल्क की बंदा आता तो घर वालों से आके 5 साल बाद एक बंदा है तो उसने आके मिलना, तो एक तो बहुत ही एक खुशी का मेरे लिए मंजर था। तो एक मैं बहुत ज़्यादा दिल से भी खुश था कि 5 साल बाद जाकर अपने बहन भाइयों को मिलूँगा, अपने घर वालों को मिलूँगा। तो ये चीज़ तो मैं जब इस्तांबुल एयरपोर्ट से निकलने लगा था, वहाँ से ये मेरे दिल के अंदर ये चीज़ थी, वो लेके मैं निकला हूँ। मगर जब आकर मैंने इस्लामाबाद का हाल देखा था तो मैंने कहा शायद मैं किसी गलत मुल्क आ गया हूँ, किसी गलत कंट्री आ गया हूँ। ये पाकिस्तानी जो पाकिस्तान 5 साल पहले मैं छोड़ के गया था,
सही। जिस बंदे से कोई चीज़ करते थे या किसी चीज़ का सवाल करते थे वो आ गए थे, बस वो यही कहता था कि इसकी गर्दन यहाँ ही उतार दूँ, जितने पैसे इससे बटोरे जाते हैं मैं बटोर लूँ। अगर डिपोर्ट हो गया थे, कई बंदों के पास मोबाइल नहीं थे, उन्होंने घर फ़ोन करना था, घर फ़ोन करने के लिए किसी के पास मोबाइल, उन्हें कहते थे कि मैं एक कॉल करवा दीजिए। सिम वगैरह नहीं थी पाकिस्तान की, क्योंकि 5 साल बाद कोई आ रहा है कि 3 साल बाद आ रहा है, पाकिस्तान की सिम वगैरह तो किसी के पास होनी नहीं थी, कोई बंदा कॉल करवाने को राज़ी ना हो। अगर मैंने तो घर से पैसे मंगवा लिए थे, एक दोस्त था उसके घर वालों ने लेने आना था, मैंने अपने पैसे उनके अकाउंट में लगवा दिए थे। वो जब उससे लेने के लिए आए हैं तो उन्होंने ना मुझे वो पैसे आके वहाँ एयरपोर्ट पर दे दिए। मैंने फिर किराया लगा के हम आए हैं शहर के अंदर इस्लामाबाद, अड्डे पे आए हैं। अब अड्डे पे आके अगली हमें मुसीबत ये हाफिज़ा फेस करनी पड़ी है कि वहाँ आके हम ईजी पैसे वालों के पास जाते थे और उन्हें कहते थे हमने गुजरांवाले से या किसी भी इलाके से पैसे मंगवाने हैं, हमारी कॉल करवा दो, वो हमें ये सहूलत प्रोवाइड नहीं थे कर रहे। सही, यानी बेइस हो चुके थे लोगों ने, बहुत शायद लग ज़्यादा। रहा था कि आप थे परेशान। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम दें यूथ को जो अभी भी सर पे जुनून लिए फिरती है कि जी हमने तो जाने ही जाना हाँ, तुर्की का यही है, हाफिज़ा सीने या मच्छी दे सीने, नहीं उनके नहीं लिए वो तो बात ठीक है, मगर मैं आपने यही हाफिज़ा कहूँगा कि अगर जाना ही है, अगर तुर्की का आपको इतना ही ज़्यादा शौक है जाने के लिए, तो आप बहुत से ज़्यादा क्या नाम लेते हैं लीगल तरीके हैं। आप लीगल तरीके के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर खुद अप्लाई नहीं हो रहा तो एजेंट वगैरह कुछ ऐसा देख लेंगे जो आपको लीगल तरीके से वहाँ भेजे, क्योंकि आप लीगल तरीके से वहाँ टूरिस्ट वीज़े पे जाएंगे तो जाके वहाँ उनकी गवर्नमेंट आपको 1 साल की किमलिक भी अप्लाई करती है। सही, TRC आपको अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर यहाँ आप अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, आप फैक्ट्री के अंदर लीगल तरीके से काम कर सकते हो। तकरीबन तुर्कों वाले, हाँ, तुर्कों वाले सारे अख्तियार मिल जाते हैं, आप उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, और वो 1 साल के बाद रिन्यू भी हो जाती है। अगर वो खत्म होती है उसके ऊपर आप पाकिस्तान से आ भी जाते हो, जा भी सकते हो। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से कि अभी किसी ने अगर तुर्की विजिट करने के लिए जाना वो तो ठीक है, अगर किसी ने कमाई करने के लिए जाना है तो तुर्की से अच्छा तो दुबई या सऊदीया चला जाए, वो काफ़ी बेटर रहेगा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि रजब उर्दगान 2023 के अंदर भी विन होगा, तो उसके बाद जाके तुर्की एक नई एटमी पावर बनेगा, यहाँ जैसे भी उन्होंने एक उभरेगा। हाँ, सही, वो अपनी सल्तनत दोबारा लाना लेके आना चाहते हैं। हाँ, चलें जी, अल्लाह करे। और बहुत अच्छा लगा सयाम आपसे मिलके, वंस अगेन थैंक यू। आपने काफ़ी अपना अच्छा बुरा एक्सपीरियंस हमारे साथ से शेयर किया और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सयाम भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला। और माशाल्लाह तुर्की गए, तुर्की का सफ़रनामा सुना, आगे इटली जाते हुए रास्ते में पकड़े गए और ये पकड़ा जाना इनके लिए कितना मुफीद साबित हुआ ये भी उन्होंने बताया। आगे आखिर में जो उन्होंने पैगाम दिया यूथ के लिए कि हमें लीगल काम करने चाहिए, हमें बचना चाहिए सारे इलीगल रस्तों से, इलीगल कामों से। और इसी में पाकिस्तान की भी इज़्ज़त बका का मसला है और पाकिस्तान के लिए भी खुशहाली का बायस होगा अगर हम इलीगल काम छोड़ दें, लीगल कामों को तरजीह दें। तो यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इन चीज़ों को देखते हुए ही हम आगे मुस्तकबिल में अपने पाकिस्तान का और अपना नाम रोशन कर सकेंगे। आज की ये वीडियो मेरे नज़दीक बहुत ही अहमियत की आमल है उन लोगों के लिए जिनके सर पे भूत सवार है कि जी तुर्की जाना है और तुर्की जाकर भी फिर नहीं रुकते। जिससे भी मैंने पूछा उसने यही कहा हाफा जी आगे ही जाना है, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि आगे कहाँ जाना है। तो फिर यहाँ तो कुछ लोग पंजाबी में कहते हैं जाना है जी थीने या मच्छी दे सीने, थीना कहते हैं एथन को जो ग्रीक का शहर है। तो अल्लाह पाक बचाए इन चीज़ों से। मेरा भी यही मामला है, मैंने भी कई सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं, कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, किस लिए कि लोग इस इलीगल रास्ते से बचें, लोगों में अवेयरनेस आगाही आए और बच जाएँ इस मौत के सफ़र से। तो आज तक के लिए इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला। रेहान फाउंडेशन की जानिब से ये इंटरव्यू था। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए और ये तभी मुमकिन होगा जब हम इलीगल काम छोड़ देंगे, इलीगल रास्ते छोड़ देंगे। आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान का हर शहरी बरसरे रोज़गार हो, इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।